दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को यहाँ पर देखेंगे, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के साथ साथ व्यापम एसएससी और अदर स्टेट पीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यह जानते हैं, हमने जो पहला जो हमने इसका वीडियो देखा था संघीय कार्यपालिका, उसके अंतर्गत हमने संघीय कार्यपालिका के 5 भाग देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने उसके 2 भाग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उसका तीसरा भाग है ये प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए फिर देखते हैं। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है, भारत का वास्तविक शासनाध्यक्ष कौन होता है। तो वास्तविक शासनाध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा। जबकि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का शासनाध्यक्ष होता है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है क्या होता है? राष्ट्र प्रमुख होता है। और जो प्रधानमंत्री होता है ये क्या होता है? शासन का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है इस प्रकार से भी आ सकता है कि शासन का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर आगे चलते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होती है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत यह कहा गया प्रधानमंत्री को की जो नियुक्ति है ये किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री क्या होती है? नियुक्ति होती है, इसका निर्वाचन नहीं होता, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, नियुक्ति और निर्वाचन में क्या है? अंतर है। निर्वाचन यानी क्या होता है? जो चुन करके आता है वह क्या होता है? निर्वाचन होता है। और नियुक्ति क्या होती है? सीधे किसी पद पर नियुक्त कर देना, है ना, सीधे किसी पद पर ज्वाइनिंग दे देना, वह क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। किसे नियुक्त किया जाएगा ये हम आगे अभी देखते हैं। तो प्रधानमंत्री के रूप में उसे नियुक्त किया जाता है जिसे लोकसभा में क्या हो? पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है। यह भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पूर्ण बहुमत का मतलब क्या है? पूर्ण बहुमत का मतलब हो जाएगा 50% प्लस वन। ठीक, 50% प्लस वन हो जाएगा, यानी कि 50% से अधिक अगर जिसको बहुमत प्राप्त होगा वही क्या होगा? प्रधानमंत्री, उसे ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक, और लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो यह भी ध्यान रखना है, राज्यसभा में नहीं। फिर यहाँ पर अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यानी कि इसका मतलब यह हुआ, जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा रहा है वह संसद के किसी भी सदन से आ सकता है, चाहे वह लोकसभा हो और चाहे राज्यसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, उसे यहाँ पर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि वह लोकसभा का ही सदस्य हो तभी उसको नियुक्त किया जाएगा। ठीक, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही सदस्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान यह रखना है लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना उसको आवश्यक हो जाता है। फिर यहाँ पर वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसको भी यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, जो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा वह भी व्यक्ति यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज जो ध्यान रखनी, जो कि एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कई बार, उसे 6 माह के अंदर क्या करना होगा? संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक होगा। ठीक है, अब यहाँ पर संसद का सदस्य निर्वाचित होना आवश्यक होगा, ये ध्यान रखना, नियुक्त नहीं, निर्वाचित होना आवश्यक होगा। ठीक, फिर बात करते हैं इनके न्यूनतम आयु की। न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष यहाँ पर इनके लिए न्यूनतम आयु रखी गई है। यानी कि जो व्यक्ति लोकसभा का सदस्य होगा उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, और जो राज्यसभा का सदस्य होता है उसके लिए 30 वर्ष होती है। ठीक है, यहाँ पर न्यूनतम आयु पूछ रहा है तो न्यूनतम आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, हमें ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं इनकी पदावधि की। पदावधि की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या होते हैं? पद पर होते हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद आगे देखते हैं फिर पद त्याग और पद से हटाया जाना। कैसे ये पद त्याग करेंगे? राष्ट्रपति को लिखित रूप में अपना त्याग पत्र कभी भी ये दे सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज यदि इनका निधन हो जाए, पद रिक्त हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जिस भी दल को यहाँ पर बहुमत प्राप्त होगा वह अपने दूसरे सदस्य को क्या कर सकता है? यहाँ पर नियुक्त कर सकता है। यह भी यहाँ पर हमें ध्यान रखना है। ठीक, फिर यहाँ पर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगले वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर जो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव ला करके इनको इनके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव जो होता है इसमें होता क्या है कि यदि जिस भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया है, यदि वह क्या अपना विश्वास हासिल नहीं रख पाता लोकसभा में, तो यहाँ पर अविश्वास की स्थिति उत्पन्न होगी और जो लोकसभा के सदस्य होंगे वह अविश्वास प्रस्ताव ला करके और इनको इनके पद से यहाँ पर हटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं किसी मंत्री की पदोन्नति व अवनति का अधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है,
प्रधानमंत्री के पास क्या अधिकार होता है, किसी मंत्री को पदोन्नत कर सकता है और उसके उसके पद से हटा भी सकता है ना। जैसे यहाँ पर जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, मोरारजी देसाई को जो क्या कर दिया था, उनके उनके पद से हटा दिया था। वह उस समय वित्त मंत्री थे और उनको जो इंदिरा गांधी थी वह प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी को ये चीज जो है उनकी वित्त नीतियां जो थी वह पसंद नहीं आई, तो इसलिए उनके पद से उनको हटा दिया गया था। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का क्या होता है, नेता होता है। स्वाभाविक सी बात है, जिस जिस भी व्यक्ति को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होगा वही क्या होता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है, इसलिए यहाँ पर कहा गया बहुमत दल का नेता होता है। ठीक, फिर यहाँ पर राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करेगा, है ना। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल क्यों करेगा, इसलिए करेगा जोड़ने का कार्य, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री क्या करता है, जितने भी मंत्रिपरिषद के जो भी निर्णय वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, राष्ट्रपति को सूचित करता है। और राष्ट्रपति कोई जानकारी मांगता है मंत्रिमंडल से तो प्रधानमंत्री क्या करता है, सूचित करता है। और मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, कि ये भी क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का क्या होता है, प्रमुख होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। राष्ट्रपति का क्या होता है, मुख्य सलाहकार होता है, राष्ट्रपति को सलाह देने का भी कार्य करता है ना। जैसे राष्ट्रपति द्वारा कई सारी प्रमुख नियुक्तियां की जाती हैं प्रमुख पदों पर, तो उसके लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, इनसे सलाह लेते हैं और ये क्या करते हैं, उनको सलाह देने का कार्य करते हैं। क्योंकि भारत के सभी उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति किससे, प्रधानमंत्री से सलाह लेते हैं। यहाँ तक कि भारत रत्न जो पुरस्कार दिए जाते हैं, इसी प्रकार के अन्य पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके लिए भी यहाँ पर प्रधानमंत्री की स्वीकृति से ही क्या होते हैं, यहाँ पर वितरित किए जाते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है। फिर भारत सरकार की कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख बिल्कुल होगा, क्योंकि जितने भी कार्य किए जाते हैं वह किसके नाम से किए जाएंगे, तो वह किए जाते हैं राष्ट्रपति के नाम से। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है। किए जाते हैं कार्य, जो भी कार्यपालिका किए जाते हैं वह किए जाते हैं किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन इसका जो प्रमुख होता है वह कौन होता है, कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि जितने कार्य होते हैं इनको वास्तविक अगर धरातल पर हम बात करें तो उनको कार्य रूप में परिणित कौन करता है, प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। इसलिए इसे कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। फिर यहाँ पर है सरकार के कार्यों के लिए संसद के प्रति क्या होता है, जवाबदेह होता है। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे तो संसद के प्रति क्या होगा, प्रधानमंत्री यहाँ पर जवाबदेह होता है। ठीक, उसके बाद फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री कुछ कर्तव्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं, ये हमें ध्यान रखना है। क्या कर्तव्य है वह भी देख लेते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को सूचित करना, यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वह जितने भी निर्णय लेती है उन सभी निर्णयों को राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री क्या करेगा, सूचित करेगा, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देगा कि मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है। फिर यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना को उपलब्ध कराना, राष्ट्रपति यदि ऐसी कोई सूचना मांगते हैं तो प्रधानमंत्री द्वारा उसको उपलब्ध कराया जाता है। किसी मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रधानमंत्री उसे मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत कराया गया, यानी कि मंत्रिपरिषद के सामने मंत्री किसी कोई एक मंत्री या दो मंत्री ऐसे कोई निर्णय लेते हैं तो उनको प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत कराया जाएगा। अभी हमें यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक। फिर है यहाँ पर प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो पता ही है सबको, है ना। तो यहाँ पर 1947 से लेकर के और 1964 तक ये क्या है, रहे थे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, सबसे लंबा कार्यकाल यदि हम बात करें, सबसे बड़ा कार्यकाल, तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा कार्यकाल किसका, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा बने थे। कब बने थे ये, 1964 में बने थे और 1964 में ही क्या हो गए थे, हट गए थे, है ना। तो गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यवाहक हो जाएंगे, ये भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू की जगह में ये बने थे। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं फिर प्रधानमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा, तो ये चौधरी चरण सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। चौधरी चरण सिंह जो है ये 1979 से यानी 79 से लेकर के और 80 तक ये रहे थे, यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक। फिर बात करते हैं वह प्रधानमंत्री जिनके कार्यकाल के समय भारत पाक युद्ध हुआ, तो लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे, है ना। और जो लाल बहादुर शास्त्री है इनकी क्या हुई थी, विदेश में मृत्यु हुई थी, यह भी हमें ध्यान रखना, आगे हमें यह पॉइंट मिलने वाला है। फिर यहाँ प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। वह प्रधानमंत्री जिनके समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगा 1975 में, ये श्रीमती इंदिरा गांधी यहाँ पर यही हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वह प्रधानमंत्री जिन्होंने कार्यकाल के बीच में ही अपना त्याग पत्र दे दिया, तो कौन हो जाएंगे, मोरारजी देसाई हो जाएंगे। इन्होंने अपना क्या कर दिया था, कार्यकाल के बीच में ही त्याग पत्र इनको देना पड़ा था। फिर प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जनता पार्टी से ये बने थे। ठीक,
यह भी हमें ध्यान रखना है। और वह मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि पहले मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं, तो कौन हो जाएंगे? सबसे पहले मोरारजी देसाई हो जाएंगे, ये मुख्यमंत्री रहे और फिर प्रधानमंत्री बने। उसके बाद चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आगे देखते हैं वीपी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव हो जाएंगे, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये भी क्या, नरेंद्र मोदी जो अभी हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री, ये पहले गुजरात के क्या थे? मुख्यमंत्री थे और उसके बाद प्रधानमंत्री बने, है ना। इस तरह 6 लोग यहाँ पर मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसके बाद ये क्या हुए? प्रधानमंत्री के पद पर भी नियुक्त किए गए हैं। तो इनके नाम हमें सभी के यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी 1964 में, और लाल बहादुर शास्त्री इनकी भी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई थी। और दूसरी चीज, इनसे संबंधित जो है विदेश में इनकी मृत्यु हुई थी, है ना, पाकिस्तान गए थे और वहां पर इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर वह प्रधानमंत्री जिनकी हत्या कर दी गई थी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यह भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। उसके बाद भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? तो राजीव गांधी, मात्र 40 वर्ष की उम्र में ही ये क्या हो गए थे? प्रधानमंत्री बन गए थे। सबसे लंबे समय तक देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे, है ना। इसके पहले कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहा हो और इतना बड़ा कार्यकाल उनका रहा हो। ये नरेंद्र मोदी ही एकमात्र प्रधानमंत्री अभी तक के हो जाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री भी बने, यानी कि राज्यसभा सदस्य भी यहाँ पर प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो कौन कौन राज्यसभा से आए? तो यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह यहाँ पर हो जाएंगे। 4 लोग यहाँ पर जो है हो जाएंगे, ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, 4 लोग यहाँ पर हो जाएंगे, ये हमें अच्छे से ध्यान रखना है जो राज्यसभा से आए हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और यदि चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें।